सेक्शन 139 में से दो सबसेक्शन कवर किए। सबसे पहला सबसेक्शन 1 कवर किया एंड देन सबसेक्शन 2 कवर किया। सबसेक्शन 1 जो बात करता था वो बात करता था विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। एकदम फटाफट कवर कर रहा हूँ, एकदम फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसेक्शन 1 क्या बात करता है सर कि सबसे पहले जो भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होगा। उसके बाद सर ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये वैलिड रहेगा अप टू 6th एजीएम तक, मतलब सर 5 साल तक, मतलब सर 5 साल तक। इसका मैंने लॉजिक आपको बताया था, मतलब सर 5 साल तक। अभी सर उसके बाद में ये सेक्शन बताता है कुछ प्रोसीजर में हमने देखा था सबसे पहले आपका रिटर्न कंसेंट आना चाहिए, देन उसके बाद सर 141 सेक्शन के कंप्लायंस का सर्टिफिकेट आना चाहिए एंड उसके बाद सर ऑडिटर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर उसका अपॉइंटमेंट हो गया है आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑडिटर इन एजीएम। ये पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो होता है। एंड एक बात हमने कर ली थी सर, नो रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर। रेटिफिकेशन का अभी जरूरत है क्या? हर साल सर रेटिफाई करने का जरूरत है क्या? नो, दिस वाज योर अमेंडमेंट। एक नया चीज था जो 2 साल पहले ही आ चुका था, लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं है, बट फिर भी बेटा आपने ध्यान रखना है बिकॉज ये लॉजिक से हटके बात करता है। क्लियर विद दिस? चलो एकदम बढ़िया से लॉजिक से हटके इन द मीन सेंस क्या बोलना है कि भैया ये लॉजिकली बोलता है कि हर साल इसको जरूरत नहीं है, जो आपको यूजुअली लगता है कि भैया हर साल इसको अगेन करवाना पड़ना पड़ सकता है, बट ऐसा नहीं है, अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर विद दिस? देन सबसेक्शन 2 ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था जो हमने बात कर लिया था। इसको हमने शॉर्ट में क्या बोला था बेटा? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सही है बेटा, मैंने आपको बोला था कंपनीज एक्ट 2013 ने ये नया प्रिंसिपल लाया था टू अवॉइड व्हाट फैमिलियरिटी थ्रेट। और ये थ्रेट जो रहता है ये कौन सा थ्रेट रहता है बेटा? थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। सही है, फैमिलियरिटी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस जो होता है भैया उसको ये हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए बेटा ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अभी ये जो भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता है, हाँ इसके पहले एक सब सेक्शन 1 में हमने और एक चीज देख लिया था, ये जो भी अपॉइंटमेंट होता है इसमें अपॉइंटमेंट किस किस का करते हैं भैया? आइदर सर इंडिविजुअल का कर सकते हैं या सर फर्म का कर सकते हैं। और फर्म में मैंने आपको बताया था बेटा कि फर्म में कौन कौन रह सकता है। सर फर्म में एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म दोनों रह सकते हैं। सो आइदर सर इंडिविजुअल रहेगा या फर्म रहेगा। क्लियर विद दिस? इंडिविजुअल और फर्म, ये लास्ट में मैं पॉइंट लिखता हूँ। क्लियर विद दिस? एंड देन उसके बाद में हमने देखा था सर कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रिंसिपल रहता है। ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रिंसिपल सर सभी कंपनीज को एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा सर। अभी जब भी रोटेशन का बात करता हूँ सर, इंडिविजुअल जो भी रहता है उसको 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। सही है। एंड उसके बाद सर अगर फर्म रहता है तो 2 टर्म्स ऑफ व्हाट? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। और ये जो 5 ईयर्स है ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है। सही है। उसके बाद में हमने बात किया था ये सभी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता है सर, कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज जिनको ही सिर्फ एप्लीकेबल होता है। वो कौन से स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज थे? सबसे पहला था सर लिस्टेड कंपनी, उसके बाद में था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अगर अनलिस्टेड पब्लिक है तो मुझे फटाफट बताओगे बेटा कौन सा क्राइटेरिया था? अनलिस्टेड पब्लिक के कंपनी में सर पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ अगर है क्या वो चेक कर लो। अदरवाइज सर सेकंड कंडीशन सर बोरोइंग जो है या डिपॉजिट है सर वो मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है क्या वो देख लो। दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ सर 139(2) एप्लीकेबल हो जाएगा, रोटेशन करना पड़ेगा। एंड सर थर्ड वाला रहता है प्राइवेट कंपनी। एंड प्राइवेट कंपनी के केस में क्या था बेटा आपका क्राइटेरिया कि सर पेड अप शेयर कैपिटल रहने दो या बोरोइंग्स रहने दो, दोनों के केस में अमाउंट तो सेम है, मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। इसमें भी सर 50 करोड़, दोनों के इसमें सेम ही है। दोनों और के कंडीशन है सर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो गया तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। आर यू गाइस क्लियर दिस? एकदम बढ़िया से समझ गया। एंड इसके बाद में बोला है सर अगर कोई फर्म्स में कॉमन पार्टनर होता है या नवीन सर इनकमिंग पार्टनर अगर ऐसे किसी कॉमन फर्म में होता है जहां पे सर बेटा वो 139(2) एप्लीकेबल हो गया है तो ये भी दूसरा वाला जो फर्म है वो भी सर वो 139(2) से नहीं बच सकता। कूलिंग पीरियड 5 साल का रहेगा, कूलिंग पीरियड 5 साल का रहेगा। क्लियर विद दिस? और इसके बाद में ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दो, कूलिंग पीरियड विल बी ऑफ 5 ईयर्स। कूलिंग पीरियड मतलब सर रिलैक्सेशन पीरियड, दोनों के लिए सेम है। फर्म रहने दो, इंडिविजुअल रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। कॉमन पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर तो ये भी सर बच नहीं सकते जो दूसरा वाला फर्म रहेगा इन सच केस। Clear with this? This is what a very short summary of all this, both of these subsections. Clear with this?